नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 26 और 27 नवंबर 2023 की न्यूज़ एक साथ। यह है न्यूज़ टुडे विद आईएएस का इंस्पायरिंग इनोवेशन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुंबई स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 साल के लिए भंग कर दिया है। और आरबीआई ने ये निर्णय लिया है। अभी क्यों लिया है इसको समझेंगे। सहकारी जो मुंबई स्थित सहकारी बोर्ड था, सहकार्यालय हेमलता बरदते, महाराष्ट्र में ये विद्यमान है। जैसे कि आप मराठी में ये देख पा रहे हैं स्टेटमेंट। आरबीआई ने बैंक के खराब गवर्नेंस मानकों के कारण ये कदम उठाया है और कदम उठा करके उन्होंने सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया है 1 साल के लिए। आरबीआई ने इस अवधि के दौरान बैंक के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। साथ ही प्रशासक की उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता के लिए सलाहकारियों की समिति भी नियुक्त की है। सहकारी बैंक एक वित्तीय संस्था होती हैं, अपने सदस्यों से संबंधित होती हैं। ये सदस्य ही बैंक के स्वामी और ग्राहक दोनों होते हैं। सहकारी बैंक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। ये बैंक संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं। ठीक है, तो ये संबंधित राज्य जो भी जिस राज्य में सहकारी बैंक हो, संबंधित राज्य के सोसाइटी अधिनियम के तहत हो, चाहे बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम हो 2002, उसके तहत पंजीकृत होते हैं। इनके बैंकिंग संबंधी कार्य, लाइसेंसिंग, परिचालन का क्षेत्र, ब्याज दरें आदि आरबीआई द्वारा शासित होते हैं। वह पंजीकरण, प्रबंधन, ऑडिट, समापन आदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा शासित होते हैं। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में किए गए संशोधन 1966 के तहत शासित होते हैं। सहकारी बैंकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शहरी सहकारी बैंक, ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं। ये आरबीआई के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में आते हैं। दूसरे, ग्रामीण सहकारी बैंक, ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड विनियमित करता है इन्हें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल नाबार्ड के लिए फुल फॉर्म क्या होगी। नेशनल में एन हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। सहकारी बैंकों का महत्व देखें तो ये तुलनात्मक रूप से कम दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। ये साहूकारों और बिचौलियों का प्रभुत्व समाप्त करते हैं। ये ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों में पहले सरकार का हस्तक्षेप एक चुनौती बड़ी है। इसके अलावा कम पूंजी आधार, ये भी एक चुनौती है। वित्त के लिए आरबीआई और नाबार्ड पर निर्भरता भी चुनौती है। और अधिक बकाया ऋण भी एक चुनौती भरा कार्य है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मुंबई में स्थित एक सहकारी बैंक अभ्युदय सहकारी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 साल के लिए भंग कर दिया है। आरबीआई ने यह कदम खराब गवर्नेंस के मानकों के कारण उठाया है। आरबीआई ने इस अवधि के दौरान बैंक के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए शासक और सलाहकार समिति नियुक्त की हैं। सहकारी बैंक वित्तीय संस्था होती हैं। ये अपने सदस्यों से संबंधित होती हैं। ये सदस्य ही बैंक के स्वामी और ग्राहक दोनों होते हैं। सहकारी बैंक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं। ये बैंक संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम, सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं। बैंकिंग कार्य, लाइसेंसिंग, परिचालन का क्षेत्र, ब्याज दरें आदि आरबीआई द्वारा शासित होते हैं। वहीं पंजीकरण, प्रबंधन, ऑडिट, परिसमापन आदि जो हैं ये राज्य सरकार द्वारा शासित होते हैं। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में किए गए संशोधन 1966 के तहत
शासित होते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, उसमें संशोधन के कारण 1966 का ये जो एक्ट बन गया था, उसके तहत ये शासित होते हैं। अगली खबर की बात करें, केंद्र सरकार ने सिटी गैस वितरण सीजीडी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस परिवहन और पीएनजी घरेलू, ठीक है, पीएनजी घरेलू सेगमेंट्स से संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस के अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चरणवार सीबीजी मिश्रण, चरणवार सीबीजी यानी कि संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, तो चरणवार कंप्रेस्ड बायोगैस मिश्रण दायित्व जो है सीबीओ सम्मिश्रण दायित्व, ठीक है, इसका सम्मिश्रण दायित्व है सीबीओ है। इसका उद्देश्य सीबीजी, इसका उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। सीबीओ एक तरह का दायित्व है। इसके तहत पारंपरिक ईंधन और सीबीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन को अलग अलग प्रतिशत में मिश्रित किया जाता है। इसका समग्र उद्देश्य पेट्रोलियम के उपयोग को धीरे धीरे कम करना है। यह पहल लगभग 37,500 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहित करती है। साथ ही 2028-2029 तक 750 सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस 750 कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं की स्थापना में भी मदद करेगी। ठीक है, सीबीओ के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि कंप्रेस्ड सीजीडी का मतलब है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस की मांग को बढ़ावा देना, ये इसका सीबीओ का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना। इसके अलावा चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना, ये सब सीबीओ के मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस की मांग को बढ़ावा देना। कंप्रेस्ड बायोगैस जो है, बायोगैस को बढ़ावा देना। तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात को कम करना। ठीक है, एलएनजी के आयात को कम करना इसमें। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की बचत करना। विदेशी मुद्रा जो हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार है उसको कम, क्योंकि विदेश से आयात कम करेंगे तो बचत होगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिससे कि इंडिया में ही मनी रहे और वही वापस मनी यूज हो, तो देश से बाहर मनी को जाने से रोकना, इंडिया में इस मनी का इस्तेमाल करना, ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा नेट जीरो उत्सर्जन को लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब हम समझेंगे सीबीओ रोड मैप। सीबीओ रोड मैप क्या है? सीबीओ जैसे मैंने बताया एक दायित्व है, सम्मिश्रण दायित्व इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सीबीओ रोड मैप, सीबीओ वित्त वर्ष 2024-25 तक स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व। ठीक है, कंपल्सरी अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व की शुरुआत, सीबीओ की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 से होगी। 24-25 तक स्वैच्छिक रहेगा, 25-26 इसका वित्त वर्ष 25-26 इसकी अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व की शुरुआत होगी, यानी सीबीओ की शुरुआत होगी। वित्त वर्ष 2025-26, 26-27, 27-28 के लिए सीबीओ को कुल सीएनजी पीएनजी खपत का क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा जाएगा। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर जो
पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, उन पीएनजी और सीएनजी को क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा जाएगा। 2028-2029 से सीबीओ यानी कि सम्मिश्रण अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व जो है सीबीओ को 5% रखा जाएगा, सीबीओ 5% होगा। सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी सम्मिश्रण मानकों की निगरानी और उन्हें लागू करेगी। सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस एक ऊर्जा समृद्ध गैस है। ये कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर, गन्ने की प्रेस मड, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैसे बायोगैस के अवायवीय अपघटन यानी कि एनएरोबेटिक डिकम्पोजिशन से उत्पादित होती हैं। सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस में निम्नलिखित गैसें शामिल होती हैं: 90% मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया भी इसमें सम्मिलित होती हैं। अब हम समझेंगे जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने सतत विमान ईंधन साफ के प्रारंभिक सांकेतिक सम्मिश्रण प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं: 2027 में 1% साफ के सांकेतिक सम्मिश्रण लक्ष्य और 2028 में 2% साफ यानी कि सतत विमानन ईंधन। ठीक है, सस्टेनेबल कह सकते हैं सतत को, तो सस्टेनेबल विमानन को क्या कह देंगे? एरोनॉटिक्स कह देंगे। सस्टेनेबल एरोनॉटिकल फ्यूल यही हो सकता है सतत का मतलब यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखें तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये है SATAT, सतत पहल शुरू की गई है। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ऐसे टुवर्ड अफोर्डेबल TA और ट्रांसपोर्टेशन T, तो ये हो गया सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके अलावा गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोबरधन योजना चलाई जा रही है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, गोबरधन, GO यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक, GO बायो एग्रो BA रिसोर्सेज R। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबरधन योजना चलाई जा रही है। तो एक तो साफ यानी सतत विमान ईंधन, एक सतत SATAT यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत, और एक गोबरधन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। बात करते हैं अगली खबर की, तो वो है SEBI बोर्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि SSE के विनियामक फ्रेमवर्क को आसान बनाया है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इन्होंने क्या किया है? ईजी बनाया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के बोर्ड ने गैर लाभकारी संगठनों, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, NPO जो हैं, उनके द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि SSE के माध्यम से धन जुटाने को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी है। सेबी ने NPO यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो प्रिंसिपल ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स यानी लिखतों के सार्वजनिक निगम के मामले में मिनिमम इश्यू साइज 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, सेबी ने जो गैर लाभकारी संगठनों हैं उनके द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो प्रिंसिपल यानी ZCZP लिखतों के सार्वजनिक निर्गम के मामले में मिनिमम इश्यू साइज 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख पर कर दी है। नॉन प्रॉफिटेबल यानी गैर लाभकारी संगठनों द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर
जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लिखतों यानी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के सार्वजनिक निगम के मामले में मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2 लाख रुपए से घटा करके 10,000 रुपये कर दी हैं। ठीक है। सेबी ने एनपीओ द्वारा एसएसई पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लिखत जो है उनके सार्वजनिक निगम के मामले में मिनिमम इश्यू साइज, ठीक है, मिनिमम इश्यू साइज 1 करोड़ से 50 लाख कर दिए, मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2 लाख से 10,000 कर दी है। तो इश्यू साइज तो 1 करोड़ से घटा कर 50 लाख पर कर दी है, एप्लीकेशन साइज 2 लाख से 10,000 पे कर दी है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएसई में पंजीकृत नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सार्वजनिक या निजी रूप से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लिखत का निर्गमन करते हैं। ठीक है। एसएसई की मदद से सामाजिक उद्यम स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटा सकते हैं। इसमें एनपीओ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या लाभ अर्जक यानी कि फॉर प्रॉफिट सामाजिक उद्यम भाग ले सकते हैं। जब कोई डोनेटर जो हैं वो एसएसई यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी फर्म को दान देता है तो फर्म उस दाता को ZCZP यानी कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लिखत जारी करती हैं। ये लगभग बॉन्ड के समान ही होता है, परंतु ZCZP लिखत की मैच्योरिटी पर कोई मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं करना होता है। सेबी के दिशा निर्देशों के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए सामाजिक उद्यमों को निर्धारित सूचीबद्ध सामाजिक कार्यों के किसी एक सामाजिक कार्य में शामिल होना होगा। इसमें सब कुछ कार्य जैसे भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, असमानता को समाप्त करना, दूसरा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, तीसरा शिक्षा का समर्थन करना, चौथा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, पांचवा LGBTQIA, ठीक है, LGBTQIA के समुदाय के हितों के लिए कार्य करना। अब हम समझेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएससी के लाभ क्या हैं। एसएसई के लाभ हैं, ये सामाजिक उद्यमों और दानकर्ताओं को साझा प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाता है, सामाजिक उद्यमों को भी और दानकर्ताओं को भी। ये देश में सामाजिक उद्यमों के वित्त पोषण और विकास को सुगम बनाता है। ये सामाजिक प्रभाव और वित्तीय रिपोर्टिंग के मजबूत मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्रणाली प्रदान करता है, धन जुटाने और इसके उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अगली खबर करें तो 26/11 मुंबई हमले के 15 साल और इस हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए भारत की पहलें। देखिएगा 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत के सुरक्षा तंत्र में बदलाव। देखिए, एक तो संस्थागत स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या कह सकते हैं, समन्वयक को कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय यानी नेशनल, मैरीटाइम यानी NMSC, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया ना। ये भारत में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है ना। ये केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में, ठीक है। भारत के समुद्र तट पर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। महाराष्ट्र के एक विशिष्ट कमांडो बल फोर्स 1 का गठन किया गया। एक व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सागर कवच की शुरुआत की गई। इसमें समुद्री सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियों को शामिल किया गया, ठीक है। ऑपरेशन सागर कवच, इसमें समुद्री सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियों को शामिल कर दिया। व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये ऑपरेशन सागर कवच, ठीक है। महाराष्ट्र में विशिष्ट कमांडो बल फोर्स 1 का गठन किया गया। भारत के समुद्र तट पर समुद्री पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। समुद्री पुलिस स्टेशन फोर्स 1 ऑपरेशन सागर कवच। इसमें इसके अलावा भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा का समग्र प्रभार सौंप दिया गया। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल को प्रादेशिक जल क्षेत्र तटरेखा से 12 समुद्री मील की जिम्मेदारी दी गई। तटरक्षक बल को प्रादेशिक जल क्षेत्र जो है तटरेखा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र की क्या दी गई,
12 समुद्री मील तक के क्षेत्र की क्या दी गई उनको दी गई जिम्मेदारी। ठीक है। प्रादेशिक जल क्षेत्र जो होता है 12 समुद्री मील तक का, उस तक की जिम्मेदारी इनको दी गई। अब हम समझते हैं समुद्री निगरानी। शिपिंग से संबंधित डेटा के संग्रह व प्रसार के लिए गुरुग्राम में सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र, सूचना प्रबंधन यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ठीक है, IMAC, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की स्थापना की गई है गुरुग्राम में। 20 मीटर से अधिक लंबे सभी जहाज़ों में एक स्वचालित पहचान प्रणाली यानी AIS, ऑटोनॉमस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, लगाना अनिवार्य किया गया। ये जहाज़ की पहचान और अनिवार्य विवरण प्रसारित करता है। ये 300 सकल टन से अधिक भार वाले जहाज़ों के लिए ऑटोनॉमस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी स्वचालित पहचान प्रणाली को अनिवार्य बनाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हैं। 300 सकल टन के भार से अधिक वाले जहाज़ों के लिए, ठीक है, टोटल 300 टन से ज़्यादा वाला भार। सभी मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड जारी किए जा रहे हैं। खुफिया जानकारी साझा करना, देखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC में सुधार किए हैं। इससे 24/7 24 घंटे परिचालन में सक्षम बनाया जा सकेगा। अलग अलग खुफिया एजेंसियों अब MAC, SMAC की सहायक कंपनियां जो हैं नेटवर्क MAC यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर नेटवर्क पर रियल टाइम सूचनाएं साझा करती हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड NATGRID ग्रिड थी। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड तो नेशनल NATGRID तो NAT ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और इंटरेस्ट इंटेलिजेंस सपोर्ट टीम ISIST का गठन किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नासा ने सन स्पॉट्स यानी सौर धब्बों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कई कोरोनल मास इंजेक्शंस यानी CME की चेतावनी जारी की है। सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष में मुक्त होंगे। इस परिघटना को कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। कोरोना सूर्य के वातावरण का सबसे बाहरी हिस्सा है। आमतौर पर सन स्पॉट्स समूहों के आसपास सौर ज्वाला और सौर पवन के साझा कोरोनल मास इंजेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सन स्पॉट्स समूहों के आसपास सौर ज्वाला और सौर पवन के साथ। सन स्पॉट्स सूर्य की सतह पर बनने वाले काले धब्बे हैं। इनका निर्माण सूर्य के मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों से होता है। ये काले रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि ये सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। कई बिलियन टन कोरोनल सामग्री अंतरिक्ष में मुक्त कर सकते हैं। ये अपने साथ एक चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स के रूप में भी धारण कर सकते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ इनके आकार में वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की दिशा में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते CME जो हैं कोरोनल मास इंजेक्शन है वो 15 से 18 घंटों में हमारे ग्रह तक पहुंच सकते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन का प्रभाव देखें तो इससे ध्रुवीय ज्योति या अरोरा का निर्माण होता है। रेडियो संचार बाधित होता है। उपग्रह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नेविगेशन प्रणाली में त्रुटियां हो सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री उच्च विकिरण के संपर्क में आ सकते हैं। सौर ज्वालाओं सोलर फ्लेयर्स के बारे में देखें तो सोलर फ्लेयर सूर्य के वातावरण में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक तीव्र विस्फोट है। सूर्य के वातावरण में, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तीव्र विस्फोट है। ये विकिरण सन स्पॉट से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होने से उत्पन्न होता है। इन्हें शक्ति के आधार पर B क्लास सबसे छोटा से लेकर C, M और X सबसे बड़ा वर्गीकृत किया गया है। B क्लास, C क्लास, M क्लास और X क्लास ये इस आधार के सोलर फ्लेयर्स होते हैं। ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त रिएक्टर पैमाने के समान है।
प्रत्येक अक्सर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना को वृद्धि संकेत करता है, यानी सी बी सबसे कम है, उससे 10 गुना सी, उससे 10 गुना एम और उससे 10 गुना एक्स। ठीक है, ये पृथ्वी पर आयनमंडल और रेडियो संचार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार दलहन और तिलहन और फलों का उत्पादन कम से कम 2030 से 2031 तक उनकी मांग से कम बना रहेगा। नाबार्ड ने 2030 तक भारतीय कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की संभावनाएं शीर्षक से एक प्रकाशित रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार की गई हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो नाबार्ड की एक रिपोर्ट जो दलहन तिलहन और फलों का उत्पादन कम से कम 2030-31 तक उनकी मांग से कम बना रहेगा। 2030 तक भारतीय कृषि वस्तुओं की मांग आपूर्ति संभावनाएं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। नाबार्ड ने 2030 तक भारतीय कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की संभावनाएं, ये है इसका टाइटल, 2030 तक भारतीय कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की संभावनाएं, इस टाइटल से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो लोगों की आय बढ़ने और जीवन शैली में बदलाव होने के साथ ही उनके खान पान में विविधता आ रही है। लोग अधिक महंगे बागवानी उत्पादों और पशुधन आधारित उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं, अधिक उपयोग कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में संतुलित आहार प्रणाली यानी फूड बैलेंस शीट में तिलहन, दाल और फल जैसे खाद्य वस्तुओं का अनुपात कम रह सकता है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी कि NMEO नेशनल मिशन फॉर खाद्य तेल को क्या कहेंगे, ईटेबल ऑयल, तो नेशनल मिशन फॉर ईटेबल ऑयल OP यानी ऑयल पाम मिशन से पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की संभावना है, NMEO OP। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेशनल मिशन फॉर ईटेबल ऑयल ऑयल पाम। हालांकि पाम ऑयल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की स्थिति से अधिक अवधि तक जारी नहीं रखा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयल पाम की फसल को अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही इसके पेड़ लगाने और उसमें फल आने के लगभग 3 से 4 वर्ष लगते हैं। मांग की तुलना में खाद्य उत्पादन के कम बने रहने से आयात पर निर्भरता में वृद्धि होगी। इससे खाद्य पदार्थों के आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करना होगा। रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशें देखें तो रिपोर्ट में कहा गया है संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बाजार अवसंरचनाओं, प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं में निवेश करके कुशल एवं विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला बनाना चाहिए। कृषि आपूर्ति श्रृंखला बनाने हेतु निजी भागीदारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे फसल कटाई के बाद होने वाली खाद्य बर्बादी को रोका जा सकेगा। इसके लिए अमूल मॉडल से सीखा जा सकता है। तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक में सुधार करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। किसान उत्पादक संगठनों यानी कि फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत बनाने से कृषि विस्तार सेवाओं तक पहुंच में अधिक मदद मिल सकती है। अब हम समझेंगे नेशनल मिशन फॉर ईटेबल ऑयल ऑयल पाम के बारे में। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 11,040 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 11,040 करोड़। इसका उद्देश्य ऑयल पाम के तहत बागवानी क्षेत्र का विस्तार करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत रोपण सामग्री, इंटरक्रॉप इनपुट, सीड गार्डन, नर्सरी की स्थापना में सहायता प्रदान की जाती है। अब हम बात करेंगे सुर्खियों की। पहली सुर्खी है भारतीय यूरोपीय संघ यानी कि इंडिया EU, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि TTC। ठीक है, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। भारत और यूरोपीय संघ जो है EU और भारत के लिए ये TTC है। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। भारत यूरोपीय संघ TTC जो है
उसकी बैठक से पहले दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर्स पर एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शायद कहते हैं इसको, MOU कहते हैं इंग्लिश में। एक समझौते के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का निर्णय लिया गया है। एक तो अनुसंधान और नवाचार को, ठीक है, रिसर्च और रिनोवेशन के लिए। इसके अलावा देखें प्रतिभा विकास, साझेदारी, पार्टनरशिप। इसके अलावा बाजार सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी इसमें शामिल हैं। दोनों पक्षों ने TTC यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना एक समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में की है, कोऑर्डिनेटर के रूप में की है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी, सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। ये प्लेटफॉर्म दोनों पक्षों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। मई 2022 में स्थापित किया गया था इसको, और पहली बैठक मई 2023 में आयोजित की गई थी, ठीक है। पहली बैठक मई 2023 में की गई थी इसकी, और 2022 में मई में इसको स्थापित किया गया था। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बात यह की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वो है दीपोर बिल, ठीक है। दीपोर बिल क्या है? असम सरकार ने दीपोर बिल में वाटर सपोर्टर्स और पर्यटन संबंधी गतिविधियों को अनुमति देने की इच्छा प्रकट की है। असम सरकार ने ये प्रकट की है। दीपोर बिल में वाटर सपोर्टर्स और पर्यटन संबंधी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए दीपोर बिल के बारे में जाने तो ये एक स्थायी ताजे जल की झील है। दीपोर बील क्षमा कीजिएगा। दीपोर बील एक स्थायी ताजे पानी की झील है। असम के निचले भाग में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में सबसे बड़ी झील है। दीपोर झील ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में सबसे बड़ी झील है। यह रामसर सूची में शामिल एक असम का एकमात्र स्थान है। रामसर सूची, ये रामसर साइट है, यानी भारत के 75 क्षेत्रों में ये भी शामिल है। इसके अतिरिक्त बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी इंपोर्टेंट बर्ड एरिया साइट्स के रूप में भी एक के रूप में चयनित किया है। प्रवासी पक्षी देखें तो इसमें सफ़ेद आंखों वाला पोचार्ड, इसके अलावा ग्रेलेज गूज, इसके अलावा बेयर्ड पोचार्ड, सफ़ेद आंखों वाला पोचार्ड और ग्रेलेज गूज यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं इस दीपोर बील झील पर। ताजे पानी की झील है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में सबसे बड़ी झील है, ठीक है। रामसर स्थल भी है, असम का एकमात्र स्थल है ये रामसर सूची में शामिल, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे पक्षियों के लिए सही सबसे स्थान चयनित किया है। बील यानी कि दीपोर बील के समक्ष मौजूद खतरा क्या है? आदिवासियों के लिए आर्द्र भूमि को भरना, प्रदूषण, मछली पकड़ना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चारण आदि इसमें समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है चेब्रोलू क्या है? चेब्रोलू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है। ये कस्बे में कई मंदिर निर्मित हैं, इस कस्बे में, ठीक है। इस स्थान पर पूर्वी चालुक्य, वेलनती चोड, काकतीय, पोटा राजुलू, इसके अलावा पेरिसचेदी आदि राजवंशों ने शासन किया है। पूर्वी चालुक्य, वेलनती चोड, काकतीय, इसके अलावा पोटा राजुलू, इसके अलावा पेरिसचेदी आदि राजवंशों ने इस चेब्रोलू आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में स्थित कस्बे पर सब कईयों ने शासन किया है। चेब्रोलू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है, ठीक है। यहाँ पर कई मंदिर निर्मित हैं। मुख्य मंदिर की बात करें तो इसमें है चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर। यह मंदिर तालाब के बीच में स्थित है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर, ये मंदिर एक तालाब के बीच में स्थित है। ये मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भीमेश्वर की बात करें, इसका निर्माण पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम 9वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने कराया था। ये मंदिर जो है 2 मंजिला है और इसमें एक विशाल शिवलिंग विद्यमान है। नागेश्वर स्वामी शिव मंदिर है, ये भी 11वीं सदी का है। 9वीं सदी का भीमेश्वर जो है वो शिव मंदिर है और ये भी शिव मंदिर है। भीमेश्वर, नागेश्वर 9वीं 11वीं लगातार कर्मेश्वर। इसके अलावा देखें तो आदि केशव मंदिर, ये स्थापत्य कला की चोल शैली में निर्मित भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर परिसर में स्तंभ है जिनके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा में आकृतियां निर्मित हैं। अगली बात करें तो कार्बन की सामाजिक लागत। एक हालिया अध्ययन अनुसार चरम मौसमी घटनाएं लंबे समय से आर्थिक विकास को बाधित कर सकते हैं। साथ ही कार्बन की सामाजिक लागत यानी कि SCC भी बढ़ा सकती हैं। कार्बन की सामाजिक लागत से आज से 1 टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होने वाली क्षति लागत से है।
ठीक है। 1 टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से जो क्षति होगी वो उस लागत से है। कार्बन की सामाजिक लागत से ये जानने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन को टालने के लिए समाज को कितना त्याग करना चाहिए। नीति निर्माता कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले उस अतिरिक्त नुकसान का पता लगाने के लिए कार्बन की सामाजिक लागत का विश्लेषण करते हैं, जिन्हें प्रायः बाजार आधारित कीमतों में व्यक्त नहीं किया जाता है। ठीक है। कार्बन की सामाजिक लागत का पता लगाकर किसी नीति को लागू करने की लागत और उससे प्राप्त होने वाले लाभ का विश्लेषण किया जाता है। कार्बन की सामाजिक लागत घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारित नीति का प्रारंभिक स्तर निर्धारित करती है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, तो वो है सेप्सिस। क्या है सेप्सिस, ध्यान दीजिएगा। एक अध्ययन के अनुसार गरीब और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों के सेप्सिस से मौत होने की संभावना काफ़ी अधिक है। सेप्सिस क्या है? एक अत्यधिक गंभीर बीमारी है। ये तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रमण के प्रति बहुत अधिक सक्रिय हो जाए। प्रतिरक्षा प्रणाली की इस अधिक सक्रियता से शरीर के ऊतकों और अंगों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं ये, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज है ये। सेप्सिस के अत्यधिक उत्तरदायी कारण देखें तो अधिकतर मामलों में बैक्टीरिया संक्रमण जिम्मेदार हो रहे हैं। अधिकतर मामलों में बैक्टीरिया संक्रमण के लिए जिम्मेदार रहे हैं, हालांकि कुछ मामलों में वायरल और फंगल संक्रमण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, सेप्सिस के लिए। ठीक है। लक्षण देखें तो उच्च हृदय गति या कमज़ोर नब्ज, बुखार, कंपकंपी या अत्यधिक ठंड महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, ये सब शामिल है इसमें। सेप्सिस एक ऑटोनोमस डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके बाद बात करें अगली तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की बात कीजिए। एनसीसी ने 26 नवंबर 2023 को अपनी 75वीं वर्षगांठ बनाई। तो 26 नवंबर को एनसीसी का स्थापना दिवस में मनाया जाता है। 26 नवंबर के वही जो है 26/11 को ये अपना हमला हुआ आतंकी, और इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसके 15 वर्ष पूरे हुए। ठीक है। 75वीं वर्षगांठ, उसके 15 वर्ष पूरे हुए। एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये देश भर के हाई स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कैडेट्स की भर्ती करता है। इसका गठन एनसीसी अधिनियम 1948 के तहत किया गया है। नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 1948 का है। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। उद्देश्य हैं ये युवाओं में सच्चरित्र, साहस, पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण, निस्वार्थ सेवा जैसे गुणों का विकास करके उन्हें सक्षम नागरिक बनाता है। मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एनसीसी का आदर्श वाक्य मोटो है एकता और अनुशासन। अगली खबर है राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना। तो ये है NOSDCP, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना। ठीक है। भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड बल के महानिदेशक ने गुजरात के वाडीनार में NOSDCP से संबंधित 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय तट रक्षक बल के जो महानिदेशक थे, ठीक है, उन्होंने गुजरात के वाडीनार में ये पर जो ये राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना जो है उससे संबंधित 25वीं बैठक की उन्होंने मेज़बानी की, अध्यक्षता की मतलब राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना को ICG यानी भारतीय कोस्ट गार्ड ने 1996 में जारी किया था। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन रहता है और भारतीय जल रिसाव क्षेत्र में तेल रिसाव से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए बनी सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये योजना शिपिंग, बंदरगाहों, तेल उद्योगों पर लागू होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड तेल रिसाव से संबंधित मामलों पर भारत का केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण है। ठीक है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर अथॉरिटी है ये। 2003 से NOSDCP यानी कि राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, 2003 से ये यहाँ पर इसके अधीन है और ICG ने इसको 1996 में जारी किया था, इसको यानी कि NOSDCP को यानी कि राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना को। ठीक है, ICG जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्रालय के अधीन अब जो है 2003 से वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत ये NOSDCP है यानी कि नेशनल ऑयल
सेक्रेट डिजास्टर, आकस्मिकता को क्या कह देंगे, आकस्मिकता योजना को कह देंगे प्लानिंग। तो ये जो भी है NOSDCP है, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना। NOSDCP के उद्देश्य देखें तो ये तेल रिसाव का पता लगाने, रिपोर्टिंग के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करना, लागत की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाएं बनाना। तो तेल रिसाव का पता लगाने, रिपोर्टिंग के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करना, लागत की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया बनाना। अब हम रहे सुर्खियों में रहे स्थलों की बात करें तो एक तो है पेरू की राजधानी लीमा, और ये सुर्खियों में है। साउथ अमेरिका का ये पश्चिमी जो कोस्ट है उस पर ये विद्यमान है, पश्चिमी तटीय ये देश हैं। पैसिफिक ओशियन से इसकी सीमा लगती हैं। इसके जो आसपास के देश हैं। अब स्थिति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। पश्चिमी दिशा में प्रशांत महासागर से घिरा, जैसे कि मैंने बताया। ये उत्तर पूर्व में ये कोलंबिया से इसकी सीमा लगती हैं, ब्राज़ील से लगती है पूर्व में, और दक्षिण पूर्व में बोलीविया से, और चिली और इक्वाडोर से भी इसकी सीमा लगती हैं। तो बोलीविया, चिली और पेरू के बीच में यहाँ पर आपको पता होगा लिथियम ट्रायंगल भी है, ठीक है, ABC ABC नहीं ये नहीं है, इसमें नहीं है, वो है अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के दरमियान है, क्षमा कीजिएगा। ये पेरू इसमें नहीं है। तो इसके पड़ोसी देश कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली और इक्वाडोर हैं। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पर्वत श्रृंखला इसमें एंडीज हैं, और उच्चतम बिंदु इसका है नेवाडो हुस्करन। प्रमुख नदियाँ अमेजन, इसके अलावा पुरुष, इसके अलावा जुरुआ। अमेजन नदी पेरू से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात करें प्रमुख झील की तो टिटिका का झील जो है, ये झील पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है, और ये टिटिका का झील जो है अब तक सबसे ऊंची झील है ये स्थित, ठीक है। ये है बोलीविया। 13 कंट्री का ये, और जो साउथ अमेरिका है उसमें ये पेरू भी एक महत्वपूर्ण देश है, ध्यान दीजिएगा। इसकी राजधानी लीमा है। लीमा जो है यहाँ पर 2014 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हाँ बिल्कुल यहीं हुई थी।